गर्मियां आ गई हैं और आपके मन में क्या चलता है? भाई गर्मियों में किसी हिल स्टेशन चलते हैं, यानी असम चलते हैं या अब मनाली चले जाते हो। क्यों मन में सोचते हो कि भाई हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। बट आपको पता है कि ये इतना आसान नहीं होता अगर इस पूरे देश को एक ना किया गया हो। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग ने इंडिया के दो हिस्से तो करवा दिए, यानी इंडिया और पाकिस्तान। बट आपको पता है कि इंडिया के और भी दो हिस्से थे। वो क्या थे? आपको पता है, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस तो इंडिया का हिस्सा बन गए, बट प्रिंसली स्टेट्स जो कि एक ब्रिटिश पैरामाउंसी के अंडर काम करते थे, मतलब ब्रिटिशर्स उनको कंट्रोल कर रहे थे किंग्स के द्वारा। यानी आप जानते हो वहां के इंटरनल मैटर्स जो थे वो एक तरीके से ब्रिटेन एक तरीके से क्या करता था, कंट्रोल कर रहा था। और 1/3 ऑफ द लैंड एरिया जो था इंडिया का वो कैसा था? प्रिंसली स्टेट्स के पास था। यानी एक बहुत ही बड़ा ह्यूज चंक जो था वो प्रिंसली स्टेट्स था। अब प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम सबसे पहले ये हुई कि जैसे ही ब्रिटेन ने कहा कि हम इंडिया से जा रहे हैं वापस, तब देखते हो क्या कि ये प्रिंसली स्टेट्स भी इंडिपेंडेंट हो गए। मतलब ब्रिटिश पैरामाउंसी इनके ऊपर से चली गई, यानी इनके ऊपर से ब्रिटिश कंट्रोल लैप्स कर गया, खत्म हो गया। अब इन प्रिंसली स्टेट्स के पास पावर थी, वो इंडिपेंडेंट थे, मतलब वो चाहे इंडिया के साथ जाएं, चाहे पाकिस्तान के साथ जाएं, या वो इंडिपेंडेंट रहें। और यही इंडिया के एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा थ्रेट था। मतलब अभी इंडिया ने एक बंटवारा देखा, अब दूसरे बंटवारे और होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, इन प्रिंसली स्टेट्स को फ्रीडम दे दी कि वो जिसके साथ जाना चाहें वो जा सकते हैं। और ये डर कैसे शुरू हुआ? जब पहली बार ट्रावेनकोर के किंग ने क्या बोला कि हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, यानी वो ना इंडिया के साथ जाना चाहते हैं ना पाकिस्तान के साथ। यानी अब बाद में देखते हो इसी तरीके से हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, नवाब बंगाल, भोपाल हो गए, ये लोग हो गए, इन्होंने भी कहा कि हम किसी के साथ ना जाके इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। अब ऐसे में गवर्नमेंट की अप्रोच क्या होनी चाहिए वो हम देखेंगे, जो आपके कोर्स का हिस्सा है। सिंपल चीज क्या है, आप देखते हो कि गवर्नमेंट देख रही थी कि क्या लोग हैं जो वहां पे जो मौजूद हैं, जो वहां के सिटीजन हैं, वो इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। दूसरी अप्रोच क्या है, गवर्नमेंट अपने आप को फ्लेक्सिबल बना रही थी। फ्लेक्सिबल मतलब अगर सामने कोई प्रिंसली स्टेट है और वो अपनी कुछ डिमांड्स कर रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, अपने आप को एक फ्लेक्सिबल जगह पे बैठा के उनसे क्या कर रही थी, उनकी बातों को मान रही थी। यानी वो चाहती थी कि अगर आपकी कुछ डिमांड्स हैं, आपकी ऑटोनॉमी के ऊपर कोई क्वेश्चन हो रहा है, तो प्लीज आप वो करो, आप अपनी क्वेश्चंस हमको दो, हम आपकी डिमांड्स को मानेंगे, बट आप क्या करो, मर्ज जाओ किसमें, इंडिया में। तीसरा क्या था, सबसे बड़ा था, वो था बैकग्राउंड ऑफ पार्टीशन। हम लोग ने देखा कि अभी अभी इंडिया के इतने बड़े महान देश के दो हिस्से हो गए। अब उसके बाद जब हम लोग ने देखा कि भाई इंडिया में इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं। अब प्रिंसली स्टेट्स क्या है, आप समझो कि इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स है, अगर उनको भी हमने इस तरीके से इंडिपेंडेंट होने दे दिया तो इंडिया का क्या होगा। यानी आप समझो इंडिया का सबसे मेन उस समय के पॉलिटिशियंस के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर जो था वो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडिया का, ताकि एक बड़ा महान भारत बन सके। ठीक है, और ये सबसे बड़ा मेन चैलेंज था उस समय का। और उस समय आपको पता है कितने मोर देन 565 रियासतें थी, मतलब 565 इंडिपेंडेंट स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स थे। यानी अगर वो सारे के सारे आज इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते तो आप सोचो, यूपी से एमपी जाना हो, एमपी से वापस यूपी जाना हो, एमपी से यूके यानी उत्तराखंड जाना हो, आपको क्या देना पड़ता, आपको वीजा देना पड़ता। यानी आप समझो ये कितना बड़ा टास्क था, जिसको बड़ी आसानी से नहीं, बहुत ही मुश्किल से सॉल्व किया गया। राइट, यानी आजादी मिली वो तो बहुत बड़े हार्डवर्क से मिली, मगर आजादी के बाद जो चीजें चल रही थी वो भी बहुत ही हार्डवर्क से मिली। ठीक है, अब सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि आपके पास दो स्टेट्स के बारे में या दो प्रिंसली स्टेट्स के बारे में ज्यादा बताया गया है। वो है कौन, एक है हैदराबाद और एक है मणिपुर। अब हैदराबाद में जो वहां के हेड थे उनका नाम था निजाम। ठीक है, निजाम उस समय के वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में से एक थे। ठीक है, अब वो क्या कह रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हम क्या करेंगे, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करेंगे, ना कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में क्या होता है, ये कहा गया कि ना हम इंडिया के साथ जाने वाले हैं, अभी हम कुछ साल रुकेंगे, हम कुछ समय देंगे, ये समझेंगे कि हमको किधर जाना चाहिए। बट उसी के साथ आप देखते हो वहां के लोग निजाम के अगेंस्ट हो जाते हैं। फिर निजाम अपने ही पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिनको वो रजाकार बोलती है, उनको ऑर्डर दे देती है कि आप लोगों के ऊपर क्या करो, अटैक करो। फिर आप देखते हो उनके ऊपर अटैक होता है, एट्रोसिटीज होती है, मास किलिंग होती है, वुमेन्स को रेप किया जाता है, वुमेन्स को मास कन्वर्जन होता है, रिलीजियस कन्वर्जन होता है। ये सारी चीजें जब होने लगती हैं तब ऑपरेशन पोलो शुरू किया जाता है, किसके द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और कुछ समय बाद आप देखते हो निजाम सरेंडर कर देते हैं और हैदराबाद क्या होता है, इंडिया का पार्ट बन जाता है।
सिमिलरली आप मणिपुर की बात करते हो, मणिपुर के जो राजा थे बोधचंद्र सिंह, वो क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं इंडिया के साथ और कहते हैं एक शर्त पे कि हमारी ऑटोनॉमी जो होगी वो मेंटेन रहेगी, वो नहीं जाएगी हमसे। यानी आप समझ रहे हो, गवर्नमेंट यहाँ पे फ्लेक्सिबल बिहेवियर दिखा रही थी। बट आप देखते हो वहां के लोग क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं और वहां पहली बार क्या होता है, इलेक्शन होता है। इलेक्शन होने के बाद वहां पे जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है, मतलब मोनार्की मतलब किंग रहेगा मगर कंट्रोल कौन करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होगा। और जब वहां की पहली विधानसभा होती है और वो विधानसभा में जो विधायक होते हैं वही बढ़ जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड इन द सेंस कैसे, जो वहां के कुछ कांग्रेस के जो विधायक थे वो चाहते थे कि मणिपुर का हिस्सा, मणिपुर जो हो जाए वो मर्ज हो जाए किसमें, इंडिया में। और जो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो विधायक थे वो चाहते थे कि मणिपुर का मर्जर ना हो इंडिया में। जो कि आप देखते हो गवर्नमेंट को पता चलता है, गवर्नमेंट फिर परसुएशन अपने थ्रू, अपने डिप्लोमेसी के थ्रू क्या करती है, बोधचंद्र सिंह से बात करती है। बोधचंद्र सिंह क्या करते हैं, मर्जर करवा देते हैं मणिपुर का इंडिया में। बट वहां के लोगों के मन में वो चीज आज तक घर कर गई है और आप जानते हो कि वो चीज धीरे धीरे लोगों के मन में हमेशा रहती है कि भाई एक गवर्नमेंट जो उन्होंने चुनी थी वो उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही थी। ये अलग चीज है, ये तो बाद में हमारे, आप समझो कि हमारे जो होम मिनिस्टर से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो बाद में कितनी सारी सरकारें हुई जिन्होंने मणिपुर के ऊपर बहुत ध्यान दिया, ठीक है। तो इसके बाद आप देखते हो क्या कि मणिपुर एक पीसफुल प्लेस है, कुछ समय के लिए नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है, वो धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। इंटरनल मैटर्स हर जगह कहीं ना कुछ गड़बड़ होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सिस्टम ही खराब है, समझ गए। अब बात करते हैं कि ये दो प्रिंसली स्टेट्स हमने पढ़ लिए। अब इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, वो तो सबसे ज्यादा जो बात करें जिसका नाम लिया जाता है वो है कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया इसलिए कहते हैं, ठीक है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया इसलिए कहते हैं। सिंपल चीज क्या है, इसका रीजन ये है कि उन्होंने इन 565 रियासतों को डिप्लोमेसी के थ्रू, परसुएशन के थ्रू, किसी भी तरीके से क्या किया है, इंडिया का हिस्सा बनाया। और सरदार पटेल अकेले नहीं, उनके साथ वीपी मेनन, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, आज वो भारत तैयार किया है, आज वो भारत का पॉलिटिकल मैप तैयार किया है, बनाया है। वो भारत आपके सामने खड़ा है जो कि बहुत ही अलग बट यूनाइटेड है। यानी अगर वो 565 प्रोविंसेस होती, आज होती, तो इंडिया किस हालत में होता, आज खुद समझ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।